Okay. So today we will be learning about sample and sampling. और जैसे ही हम लोग एक रिसर्च को स्टार्ट करते हैं, जैसे ही एक रिसर्च की बात आती है तो उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है, जो कि हम देख पाते हैं, वो है आपका अबाउट। तो जैसे ही हम एक रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चीज आता है वो है अबाउट सैंपल एंड सैम्पलिंग के बारे में। सैंपल को जानने से पहले अगर हम थोड़े से उसके महत्वपूर्ण और कॉन्सेप्ट सब जो हैं उसको थोड़ा अगर हम जान लें तो सैंपल अगर डिराइव किया जाता है तो इट इज टॉकिंग अबाउट ए पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन के बारे में बात करता है। और ये पॉपुलेशन जैसे कि एक समष्टि जिसको बोलते हैं हम लोग, समष्टि हिंदी में इसको बोला जाता है। तो जैसे अगर हम सपोज मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे हैं और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का आप इफेक्ट देख रहे हैं क्लास 8 के स्टूडेंट पे। तो आपका जो एलिमेंट्री क्लास के जो बच्चे हो गए हैं वो आपके पॉपुलेशन हो गए, है ना। तो पॉपुलेशन है जिसके ऊपर आप अपने स्टडी के फाइंडिंग को जनरलाइज करें। आपके स्टडी का जो भी फाइंडिंग आएगा उसको जिसके ऊपर जनरलाइज किया जाता है, जिसके जिसके ऊपर आप उसको लेके अपने फाइंडिंग्स को बताएंगे कि ये फाइंडिंग जो है यहाँ काम कर रहा है, वो पॉपुलेशन होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, पॉपुलेशन इज द एंटायर ग्रुप और कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, ऑब्जेक्ट्स एंड डेटा पॉइंट्स अबाउट विच यू वांट टू ड्रॉ कंक्लूजन्स, जिसके बारे में हम अपना फाइंडिंग्स को लेके आना चाहते हैं, वो आपका पॉपुलेशन। The population is typically large, and in many cases it may be impractical or impossible to collect data from the entire population. तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि हमारा अगर पॉपुलेशन नाम से ही पता चलता है, और जैसा कि हम लोग एक ऐसे कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पॉपुलेशन का नाम सुनते ही हमें लगता है कि इट इज ए लार्ज नंबर, तो हमारा पूरे पॉपुलेशन पे हमारा रिसर्च कर पाना फिजिबल नहीं लगता है। हम इसको खत्म कर पाएंगे ऐसा लगता नहीं है, और संभवता कम दिखती है। तो पॉपुलेशन जो है वो हमेशा उसके ऊपर हम, हाँ, पॉपुलेशन पे भी स्टडीज होती है। जैसे कि अगर आप एक सेंसस की बात करते हैं, अगर हम सेंसस की बात करते हैं तो वो एक पॉपुलेशन बेस्ड स्टडी है, पूरे इसमें किसी को छोड़ने की बात नहीं होती, आपको सबको लेके ही चलना पड़ता है। उसी तरह से अगर आप इलेक्शन का बात करेंगे तो इलेक्शन भी एक पॉपुलेशन बेस्ड स्टडी है। इसमें जो भी एलिजिबल वोटर्स हैं वो सारे पॉपुलेशन का पार्ट हैं, और उसको सब, ये एक इलेक्शन ये ऐसा नहीं बोलता है कि सैंपल ऑफ द जो वोटर्स हैं वो आके वोट कर दीजिए, ऐसा नहीं होता है। तो हमारा पॉपुलेशन पे भी वर्क होता है, बट यू कैन अंडरस्टैंड एक पूरा पॉपुलेशन पे काम करना कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आप देखते हैं कि हर 10 इयर्स के बाद हम लोग एक सेंसस कराते हैं। या अगर हम इलेक्शंस का भी बात कर लें तो आप सोच सकते हैं कि कितना 5 इयर्स के बाद या किसी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट के चेंज होने के समय हम उसको कराते हैं, और उसमें भी हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। यू कैन सी दैट द टर्नओवर इज 60%, 70%, 40%, ऐसा टर्न अप आता है। जबकि हमारा ये होना चाहिए कि हम सबसे हम डेटा लेना चाहते हैं। तो पॉपुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं हमारा एक पैरामीटर है। और इसीलिए आप यहाँ देख सकते हैं इस पॉपुलेशन से जो भी चीजें जिसके जैसे पॉपुलेशन का मीन हम पता कर रहे हैं, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन हम पता कर रहे हैं, तो ये सब जो है हमारे स्टडी के जिसके ऊपर बेस्ड है, उसका मीन और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन या उसका नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पता चलता है ना। मैं सैंपल से पहले थोड़ा उसका बेसिक पॉपुलेशन के बारे में बताना चाह रहा हूँ आपको। जैसे यहाँ दिया गया, इफ यू वांट टू नो द एवरेज हाइट ऑफ ऑल एडल्ट्स इन ए कंट्री, द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ एडल्ट्स इन दैट कंट्री वुड बी योर पॉपुलेशन। अगर हमें हाइट निकालना है एडल्ट्स का, तो पूरे इंडिया में एडल्ट्स की हाइट क्या है, तो आप क्या
पूरा इंडिया का एडल्ट मास जो है, एडल्ट जो भी ह्यूमंस हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो पॉपुलेशन कहलाए। नाउ कमिंग टू दी, अब इस पॉपुलेशन में कुछ अलग अलग टाइप्स हैं, जिसमें से पहला टाइप जिसको या थोड़ा सा कहीं कहीं हम लोग इसको पढ़ते हैं तो हमें कंफ्यूजन होता है कि ये क्या है। जैसे कि आप यूनिवर्सल पॉपुलेशन का बात कर रहे हैं, तो यूनिवर्सल पॉपुलेशन जो है ये जो कि सब कुछ इंक्लूड करता है, जो कि सब कुछ इंक्लूड करता है, वो आपका यूनिवर्सल पॉपुलेशन होता है। जैसे कि अगर हम एक स्टडी कर रहे हैं, जहाँ की हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया का, इंडिया के लोगों का बिलीफ सिस्टम कैसा है, तो हमारे इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं वो हमारे यूनिवर्सल पॉपुलेशन कहलाएंगे, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। नाउ अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये पॉपुलेशन नॉर्मल पॉपुलेशन से क्या डिफरेंट है, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जब मैंने ये पॉपुलेशन यूनिवर्सल पॉपुलेशन का बात कह दिया, जो इंडियंस हैं जो कि अमेरिका में भी रह रहे हैं वो भी इसी पॉपुलेशन का पार्ट हो, जो इंडियंस जो कि ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं वो भी हमारे इस पॉपुलेशन का ही पार्ट होगा। तो जब हमारा पॉपुलेशन इंडियन सिटीजन्स का बात कहता है, इंडियन सिटीजन्स रिसाइडिंग इन इंडियन इंडिया, और दोस्त जो कि बाहर भी जाके रह रहे हैं बट इंडियन सिटीजनशिप रखे हुए हैं, तो वो भी इसके पार्ट होंगे, है ना। तो ये यूनिवर्सल पॉपुलेशन सबको लेता है, सबको साथ में लेके जाता है, और कहीं ना कहीं इसे हम एक थ्योरेटिकल पॉपुलेशन बोलते हैं, क्योंकि आपको पता चल सकता है ये वास्तविक ढंग से इस तरह की काम, कोई कोई भी काम करना चाह रहा है, इंडियन सिटीजन पे काम करना चाह रहा है, they will be not thinking about that we will work on the people residing in America, जो अमेरिका में रह रहे हैं उन इंडियन पे हम काम करें। they will be thinking about the people living in इंडियन स्टेट्स, हमारे देश में, हमारे राज्यों में जो लोग रह रहे हैं उसके ऊपर ही हम स्टडी करेंगे। तो यूनिवर्सल पॉपुलेशन जो है वो सबको इंक्लूड करता है, अगर कुछ भी, अगर हम जिस तरह का जिस पे भी हम हमारे स्टडीज का आउटकम जनरलाइज होगा वो सबको, आप एक ये भी समझ लीजिए कि अगर हम बिलीफ सिस्टम का ही, जैसे मैंने बात कर दिया इंडियन सिटीजन्स का बिलीफ सिस्टम क्या है, आप सोच लीजिए कि यूनिवर्सल पॉपुलेशन जो है उस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया के एक्चुअल इंडियन सिटीजन जो इंडिया में रहते आए, उनका बिलीफ सिस्टम will be totally different from the belief system which the people which are living in America या ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अगर थ्योरी का बात किया जाए, दे आर द इंडियन पीपल, वो इंडियन सिटीजन है, चाहे वो किसी भी देश में रह रहे हो। तो इस तरह से आपको समझने की बात है कि यूनिवर्सल पॉपुलेशन जो है वो इस तरह की बात कहती है, जो कि हर एक चीज को, हर एक एंटिटी को इंक्लूड करने की बात कहती है, जिसपे हमारा फाइंडिंग जनरलाइज हो। ठीक है। अब मैं एग्जांपल्स को ले नहीं रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको एक्सप्लेन किया। इसके बाद जब हम इससे नीचे आते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो है टारगेट पॉपुलेशन। टारगेट पॉपुलेशन इज एग्जैक्टली दैट पॉपुलेशन जिसपे कि हमारा प्रैक्टिकली जनरलाइज होगा, है ना। प्रैक्टिकली जनरलाइज होगा वो हमारे जो पॉपुलेशन है वो मतलब जैसे मैंने बोला बिलीफ सिस्टम हम अगर निकाल रहे हैं इंडियन सिटीजन्स का, वी विल बी थिंकिंग अबाउट द पीपल दोज हु आर रेसिडिंग इन इंडियन स्टेट्स, हमारे स्टेट्स में जो लोग दो राज्य में रह रहे हैं वहां से हम लोग आंकड़ा इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, और वो जो भी फाइंडिंग आएगा वी विल बी ट्राइंग टू सी द नेचर ऑफ हमारे लोगों के बिलीफ सिस्टम जो कि भारत में रहते हैं, उन्हीं के ऊपर हम कुछ बात करेंगे, या उसके ऊपर कोई सिद्धांत बनाएंगे, या उसी के ऊपर हम कुछ आगे कुछ करने की सोचेंगे कि हाँ बिलीफ सिस्टम इस तरह से काम कर रहा है, तो हमें इस बिलीफ सिस्टम के लिए किस तरह के प्रोडक्ट लेके आने चाहिए या किस तरह का एजुकेशन सिस्टम को लेके आना चाहिए। तो ये हमें सोचने की जरूरत है।
तो ये टारगेट पॉपुलेशन जो है, ये जिसके ऊपर हमारी स्टडी की फाइंडिंग जनरलाइज होगी वो टारगेट पॉपुलेशन कहलाएगा, प्रैक्टिकली जिस पे जनरलाइज हो। ओके, जैसा कि मैंने बताया कि हमारे बिलीफ सिस्टम को हम निकाल रहे हैं, जो वैल्यू सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, वो वैल्यू सिस्टम एक्चुअली इंडिया में रहने वाले लोगों पे ही उस स्टडी का फाइंडिंग का इम्प्लीकेशन है। तो टारगेट पॉपुलेशन टॉक्स अबाउट दैट वन। सो जैसे यहाँ एग्जांपल आपका दिया गया है, थोड़ा सा और इसको बेटर समझाने के लिए, द टारगेट पॉपुलेशन गाइड द सिलेक्शन ऑफ सैंपल्स। टारगेट पॉपुलेशन ही कहीं ना कहीं हमें ये निश्चित करने में हेल्प करता है कि हमें सैंपल किसको सेलेक्ट करना है। क्योंकि जब हमें पता चल गया कि हमें इंडियन के पीपल के बिलीफ सिस्टम पे काम करना है, एंड यू नो दैट हमारे स्टडी का फाइंडिंग इंडिया के लोगों पे ही, जो भारत में रह रहे हैं, अभी रह रहे हैं, उन पे जनरलाइज होगा, तो यू कैन थिंक अबाउट कि सैंपल जो है हमारे जो इंडिया में रहने वाले जो लोग हैं, उन्हीं के ऊपर हमें उन्हीं से हमें सैंपल लेना है। तो ये हमें सैंपल को डिसाइड करने में भी ये हेल्प करता है। एग्जाम्पल जैसे यहाँ दिया गया, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग द इनकम लेवल ऑफ वर्किंग एज अडल्ट एज 25 to 65 in a specific city, the working age population within that city is your target population, है ना। जो उस सिटी के जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो ही आपका टारगेट पॉपुलेशन होगा। इट इज नॉट दैट टारगेट एज पॉपुलेशन विल बी the people working people of the entire country और entire state। आपके entire state से नहीं है। आप हमेशा, हम लोग क्या करते हैं जब हम का सैंपल सेलेक्ट करते हैं, वी आर मिसगाइडेड एंड ट्राई टू थिंक दैट द टारगेट पॉपुलेशन इज समथिंग एल्स। हमने बिहार, सपोज बिहार में एक स्टडी हो रहा है और आपने पटना के 10 स्कूलों से सैंपल ले लिए, सो योर टारगेट इज एक्चुअली द स्कूल्स ऑफ पटना। आपका टारगेट पॉपुलेशन स्कूल्स ऑफ पटना होगा, नॉट इवन पटना डिस्ट्रिक्ट। क्योंकि आपने पटना डिस्ट्रिक्ट अपने में ही बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे के अलग अलग इतना बड़ा एरिया है, और आप क्या करते हैं, पटना मेन टाउन से कुछ स्कूल के ऊपर फाइंडिंग लेके आप सोचते हैं कि इट कैन बी जनरलाइज इन द टोटल पटना। बहुत बार तो हम लोग पूरा स्टेट को के ऊपर जनरलाइज कर देते हैं कि टारगेट पॉपुलेशन इज द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार, लेकिन ये बहुत ही गलत है। टारगेट पॉपुलेशन विल बी दी स्टूडेंट फ्रॉम पटना, पटना सिटी आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट इवन पटना डिस्ट्रिक्ट। तो आपने अपने सैंपल में जो आप जिसको चुन के आप सैंपल लेके आए हैं, जिनके ऊपर आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आप ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका टारगेट पॉपुलेशन क्या है, वो आपको समझ में आना चाहिए और उसके हिसाब से आपको काम करना। थर्ड वन इज अबाउट पॉपुलेशन इज एक्सेसिबल पॉपुलेशन। अब क्या होता है कि इसके बाद भी इसके बाद भी आप अपने यूनिवर्सल पॉपुलेशन को जान लिए, आपने टारगेट पॉपुलेशन भी पता चल गया, लेकिन एक्सेसिबल पॉपुलेशन क्या है? एक्सेसिबल पॉपुलेशन का मतलब है कि आप कहाँ किस पॉपुलेशन तक पहुंच सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हम इंडियन सिटीजन के बिलीफ सिस्टम पे काम करना चाहते हैं, तो अगर कोई बोलेगा कि नहीं आप नॉर्थ ईस्ट से जाके लोगों से डेटा कलेक्ट करके लिए, ठीक है, या जम्मू कश्मीर से जाके डेटा कलेक्ट करके लिए, जो भी आपको खुद पता चल सकता है कि नहीं ये सब जो एरिया है वहां से सैंपल कलेक्ट करना या वहां के पॉपुलेशन को अप्रोच करना, ये बहुत कठिन काम है। सो यू कैन ऑलवेज से दैट नहीं, हमारा जो एक्सेसिबल पॉपुलेशन है इज फ्रॉम द मेन लैंड ऑफ इंडिया, है ना। क्योंकि अगर आप जानते हैं, आजकल तो बहुत चर्चा में भी है, आप जानते हैं मणिपुर में क्या सिचुएशन है, जम्मू कश्मीर में भी अभी हाल के दिन में भी कुछ बहुत सारे थोड़े से मिलिटेंसी के एक्टिविटीज हुए हैं। तो अगर कोई सोच लेता है कि नहीं हम इंडियन लोगों के बिलीफ सिस्टम पे काम करेंगे, एंड द एंटायर रेंज ऑफ इंडियन पीपल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, हम कहीं पे भी जाके डेटा कलेक्ट कर लेंगे, तो शायद ये हम गलती कर रहे हैं। तो एक्सेसिबल पॉपुलेशन जो है वो भी हमें समझना है कि कहाँ तक हम पहुंच सकते हैं, है ना। रियलिस्टिकली यहाँ जैसे लिखा है, इट इज द सबसेट ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन, है ना। ये क्या है? टारगेट पॉपुलेशन का सबसेट है, जहां तक हम रियल सिचुएशन में पहुंच सकते हैं। तो टारगेट पॉपुलेशन तो आपका पूरा इंडिया हो गया,
लेकिन आपका एक्सेसिबल पॉपुलेशन, आपको पता है कि आपके जो एंटायर जो जो मेन स्टेट्स हैं वहीं के लोगों तक आप अप्रोच कर सकते हैं। कहीं के कुछ कुछ एरिया में मैं नहीं बोलूंगा कि वहां जाना पॉसिबल नहीं है वहां, लेकिन आपको कठिनाई होगी एज ए रिसर्चर। आपके पास जितने रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, इट मे नॉट बी पॉसिबल टू रीच ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। तो इसलिए हमें समझना है कि हमारा यूनिवर्सल पॉपुलेशन का क्या मतलब है, टारगेट पॉपुलेशन का क्या मतलब है, एंड एक्सेसिबल पॉपुलेशन, जहाँ तक आपकी पहुंच है, जहाँ तक आप आसानी से फिजिबल हो वे में पहुंच सकते हैं, वो आपका एक्सेसिबल पॉपुलेशन कहलाए। तो ये पॉपुलेशन के कुछ कॉन्सेप्ट को मैंने आपको बताया। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। नाउ कमिंग टू दी, अब यहाँ इसका एंड पार्ट में जो लिखा गया है उसको अगर हम पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये बता ये रहा है कि आप एंटायर पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप यूनिवर्सल पॉपुलेशन तक नहीं रीच कर सकते हैं, टारगेट पॉपुलेशन में भी आपका जिस पे जनरलाइज करना, टारगेट पॉपुलेशन के कुछ पार्ट ही एक्सेसिबल पार्ट है, बट एक्सेसिबल पॉपुलेशन जो है जहां तक आपकी पहुंच है वो भी एक लार्ज नंबर है। और उस लार्ज नंबर से अगर हम चाहेंगे कि पूरा सबसे डेटा कलेक्ट कर लें, ईच एंड एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी डेटा पॉइंट, तो हम अपना वहां से जाके अपने टूल को एडमिनिस्टर कर लें और वहां से डेटा ले आए, तो इट इज नॉट ए प्रैक्टिकल पॉइंट। ये प्रैक्टिकल पॉइंट है नहीं, आप ऐसा कर नहीं सकते हैं, आपको बहुत समय लग जाएगा, काफी रिसोर्सेस लग जाएंगे, और मे बी मेनी टाइम्स वी विल, इट विल बी द वेस्टेज ऑफ टाइम आल्सो। अदरवाइज रिसर्च हम करते क्यों हैं, अगर हमको सबसे जाके पूछना ही है तो ये इतना सारा चीजें हम क्यों कर रहे हैं, जिससे कि हम ये नहीं समझ सकते हैं कि हम अपना टाइम सेविंग में कैसे अपने रिसर्च को कर सकते हैं। तो ये हमें समझने की बात है कि किस तरह से हमारा रिसर्च में हम आगे बढ़ सकते हैं, और इसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए वी आर थिंकिंग अबाउट सैंपल। सैंपल जो है वो जो है इस पॉपुलेशन से निकाला गया एक लोअर नंबर या छोटे अमाउंट के मेंबर्स को लेके हम उन पे अपने स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर एग्जांपल आप बुक्स में भी देखेंगे, कभी हम कहीं चावल खरीदने के लिए जाते हैं, यू डोंट से दैट यू ओपन द एंटायर दैट व्हाट यू कैन से दैट पर्टिकुलर जो बस्ता में जिसमें वो चावल का रहता है, उसको पूरा ओपन करके बोलते नहीं है कि हमें दिखाइए किस तरह का चावल है, वी आस्क फॉर ए सैंपल, है ना। तो वो सैंपल जो है, वो सैंपल को देखने के बाद, और सैंपल रखा भी रहता है, वो अपनी दुकान में सामने में रखे रहता है, और उसको देखने से हम अपना सिलेक्शन कर लेते हैं कि नहीं, ये चावल की क्वालिटी अच्छी लग रही है, सो यू कैन टेक दिस वन, तो आप उसको ले लेते हैं। तो सैंपल जो एक्चुअली क्या है, आपके पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन है। जैसे यहाँ लिखा गया है, आप देख सकते हैं, ये सैंपल इज ए सबसेट और स्मॉलर मैनेजेबल ग्रुप, है ना। तो ये एक मैनेजेबल ग्रुप है, क्योंकि आप अगर पूरा पॉपुलेशन पे सोचेंगे कि डेटा कलेक्ट कर लेंगे, तो ये एक ऐसा चीज नहीं है कि आप आराम से, हमारे पास अगर आप जाने आज के डेट में, आप देख रहे होंगे जब गूगल फॉर्म, जब ये कोरोना आया और कोरोना के समय रिसर्च की बात आने लगी, तो सब लोग गूगल फॉर्म यूज करने लगे। डिफरेंट टाइप के और भी सर्वे वाले बहुत सारे प्लेटफॉर्म पहले से भी थे, अभी भी यूज होते हैं, सर्वे प्लैनेट, सर्वे मंकी, गूगल फॉर्म, ये सब कुछ हैं। लेकिन आप देखते हैं कि जितना सैंपल हम सोच के रखते हैं, इवन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम हंड्रेड पार्टिसिपेंट्स, 100 पार्टिसिपेंट से भी हमें डेटा कलेक्ट करने में बहुत मुश्किल होता है, हमें बार बार उन्हें बोलना पड़ता है कि यू जस्ट गो एंड फिल दैट पर्टिकुलर फॉर्म। तो आप सोच सकते हैं कि पूरा टारगेट पॉपुलेशन से हम डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, या आपको सालों लग जाएगा और आपका रिसर्च का कोई फाइंडिंग ही नहीं आएगा, खत्म ही नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, एक छोटा ग्रुप को लेते हैं विच इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन, तो सैंपल जो है, और उसके ऊपर जो स्टडी करते हैं, उस स्टडी को हम जनरलाइज करते हैं टारगेट पॉपुलेशन के ऊपर। तो ये हमें सोचने की बात है कि सैंपल जो है हमारा एक रिप्रेजेंटेशन है आपके पॉपुलेशन का, टारगेट पॉपुलेशन। कमिंग फर्दर, मैं बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा अभी,
और फिर आगे फिर इस प्रेजेंटेशन में बहुत सारी चीजें बाद में आ रही हैं, फिर आप ऐसा फील करेंगे कि सर ने इसको क्यों स्किप कर दिया। तो आई एम जस्ट गोइंग विद दैट व्हाट एवर प्रेजेंटेशन जो बना हुआ है उसके हिसाब से ही मैं जा रहा हूँ, तो पूरा का पूरा मैं ऐसे ही लेक्चर में ही बता दूँ, लेकिन वो ठीक नहीं है, देयर मे बी सर्टेन कंफ्यूजन। तो इसके आगे जो है आप देख सकते हैं, एक चीज और है, आगे है उसको यहाँ पे, लेकिन 2 बार आ चुका है इसलिए मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। जैसे आपने देखा होगा कि मैंने एक बात बताया कि पॉपुलेशन के लिए आपका जो भी आप पॉपुलेशन के मीन के बारे में जो भी बोलते हैं, पॉपुलेशन के वेरिएशन के बारे में जो बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में जो बोलते हैं, वो सब को पैरामीटर्स बोला जाता है। और उसी के अलग में अगर देखा जाए तो सैंपल के ऊपर जो हम मीन कैलकुलेट करते हैं या स्टैंडर्ड डिविएशन करते हैं या कुछ भी कैलकुलेशन करते हैं, तो वो हमें उसको स्टैटिस कहते हैं। तो ये स्टैटिस्टिक्स जो है वो कहीं ना कहीं, और स्टैटिस्टिक्स हम यूज भी करते हैं, स्टैटिस्टिक्स यूज करके हम उसके द्वारा जो वैल्यू प्राप्त होता है उससे हम ट्राई टू गेट द पैरामीटर्स, एस्टिमेट अबाउट द पैरामीटर, हमें पैरामीटर्स को एस्टिमेट करते हैं। अगर सैंपल का मीन मान लीजिए कि आपने 50 बच्चों का आपने टेस्ट लिया, और टेस्ट लेने के बाद सपोज क्लास 9 में आपका यू वांट टू नो दैट व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, तो आपने 50 बच्चों को बुला लिया, उसमें से पूरा सारे सेक्शन को मिलाने के बाद आपने 50 बच्चों को ले लिया और 50 बच्चों से आपने एक टेस्ट दिया, और टेस्ट देने के बाद आप उसका मीन देखें, सपोज द मीन इज 75, तो ये 75 is an estimate of the parameter of the population mean। आप बोल सकते हैं क्लास, उस पर्टिकुलर क्लास के पूरे सेक्शन, मान लीजिए उसमें 6 सेक्शन हो, हर क्लास में मान लीजिए 40 बच्चे हो, तो 240 स्टूडेंट्स के लिए आपने आपका 50 बच्चों पे 75 आया है। यू कैन एस्टिमेट दैट कि 250 स्टूडेंट्स का भी जो मीन होगा वो 75 होगा। इट इज नॉट एग्जैक्टली सेम, है ना। आपने यहाँ 75 किया, ऐसा जरूरत नहीं है कि आपका जो पॉपुलेशन है उसका भी मीन जो है 240 स्टूडेंट्स का भी मीन 75 ही होगा, बट यू आर वेरी क्लोज टू दैट वन, आप उससे बहुत क्लोज हैं। आप हो सकता है कि पॉपुलेशन का मीन 73 हो या 76 हो, तो इस तरह से आप उसके करीब पहुंचते हैं अगर आपने सही सैंपल बनाया, अगर आपने सैंपलिंग में ही प्रॉब्लम किया है। सपोज आपने सैंपल जब सेलेक्ट किया, आपने बोला कि 50 बच्चों को मुझे दे दीजिए, उसमें हम टेस्ट करवाएंगे, एंड सो फॉर द क्रिएशन ऑफ कि हाँ एक अच्छा इमेज क्रिएट करना है, स्कूल के प्रिंसिपल ने अपने अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को भेज दिया कि आप ये स्टूडेंट्स को, ये 50 बच्चों को मैंने भेज दे रहे हैं, आप इसका टेस्ट ले लीजिए, और उसका टेस्ट लेने के बाद आपको एवरेज मिला 75। देन वट एवर एस्टिमेट यू विल मेक, जो भी आप एस्टिमेट बनाएंगे अपने पूरे क्लास के लिए, वो कहीं ना कहीं सो मच देयर विल बी सो मच एरर, बिकॉज देयर इज सैम्पलिंग एरर, सैंपल में एरर है। इट इज नॉट द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दोस 240 स्टूडेंट्स। तो उसके लिए आपको ये सोचना होगा कि आप कोई रैंडम प्रोसेस से उनको सेलेक्ट करें, है ना। और उसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब सैंपल में हम डिफरेंट टाइप सैंपल देखेंगे। तो ये हमें सोचना है। एक और पैरामीटर, मैंने एक और चीज आपको मैंने बताया कि आप जो भी चीजों को एस्टिमेट करते हैं अपने पॉपुलेशन के लिए, वो पैरामीटर कहलाता है। एंड व्हेन यू एस्टिमेट दी थिंग्स फॉर दिस सैंपल, देन इट इज कॉल्ड एज स्टैटिस्टिक्स। तो ये हमें एक और एक की पॉइंट जो कि आपको जानना जरूरी है। नेक्स्ट, कमिंग टू दी नेक्स्ट पार्ट, वही यहाँ पे दिया गया, देखिए पैरामीटर। पैरामीटर जो है वो है पॉपुलेशन की प्रॉपर्टी बताते हैं, है ना। पैरामीटर जो है दैट डिस्क्राइब द पॉपुलेशन प्रॉपर्टीज, है ना। सो और स्टैटिस्टिक्स जो है वो डिस्क्राइब करता है आपके सैंपल के प्रॉपर्टीज को। नाउ कमिंग नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स मैंने ऑलरेडी बता दिया। स्टैटिस्टिक्स जो है वो हमारा सैंपल का एस्टिमेट सर है।
तो इस तरह से हमने ये जाना कि पॉपुलेशन और सैंपल में क्या डिफरेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, पॉपुलेशन का क्या मतलब होता है, पॉपुलेशन में डिफरेंट टाइप जो हैं आपके, यूनिवर्सल पॉपुलेशन है, टारगेट पॉपुलेशन है, एंड देन एक्सेसिबल पॉपुलेशन। एंड देन आफ्टर सीइंग योर पॉपुलेशन यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आप कैसे अपने सैंपल को बना रहे हैं, और सैंपल जो है दैट हैज टू बी वेरी मच गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर पॉपुलेशन। आपने अगर पॉपुलेशन का अच्छा रिप्रेजेंटेशन सैंपल में नहीं लेके आए हैं, तो आप जो भी कंक्लूजन निकालेंगे, जो भी जनरलाइज करना जाएंगे पॉपुलेशन के ऊपर, दैट विल हैविंग सो मेनी फैलेसीज, सो बहुत सारी त्रुटियां उसमें होंगी, और इसीलिए हमें जरूरत है कि हम अपने सैंपल को अच्छे से चुनाव करें। तो दिस इज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन, ये हमारे सैंपल और आपका पॉपुलेशन का सिंपल कॉन्सेप्ट है। नाउ आप सैंपल जब करते हैं, सैंपल के प्रोसेस को, सैंपल तक जब आप पहुंचते हैं, तो सैंपलिंग के प्रोसेस में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहले तो हमें जरूरत है कि हम अपने पॉपुलेशन को जानें, है ना। सबसे पहले हमें जरूरत है अपने पॉपुलेशन को जाने, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बच्चे जब जाते हैं रिसर्च करने के लिए, दे आर कंडक्टिंग स्टडी, वो क्या करते हैं, दो चार स्कूल ले लेते हैं पर्टिकुलर सिटी का, और वो सोचते हैं कि उन्होंने पूरा डिस्ट्रिक्ट के लिए ये स्टडी कर दिया। लेकिन अगर आप देखेंगे, बहुत बार आप उस डिस्ट्रिक्ट के जो भी स्कूल से आप डेटा ले रहे हैं, वो डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग रीजन के स्कूल्स का नेचर काफी अलग है। जैसे अगर पटना में ही अगर बात करते हैं, पटना आप राजेंद्र नगर चले जाइए, आप उससे आगे आप चले जाइए, खुसरूपुर चले जाइए, आप इस तरफ में पर्टिकुलर से बख्तियारपुर चले जाइए, ये सारे इस तरह के एरिया में जाएंगे, देयर इज वास्ट डिफरेंस इन द नेचर ऑफ द स्कूल्स। लेकिन स्टूडेंट्स अगर पटना के कोई पटना शहर से 4 स्कूल से या 5 स्कूल से या 10 स्कूल से भी डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, एंड वो बोलते हैं कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो पूरा पटना डिस्ट्रिक्ट है, देन हम एक गलती कर रहे हैं। क्योंकि हमें ये जानना चाहिए, यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग दैट, कि हमारा जो सैंपल है वो जिस एरिया से कलेक्ट किया गया है, दैट इज नॉट द होल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल पटना डिस्ट्रिक्ट। पूरा पटना डिस्ट्रिक्ट का होल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो हमें जानना पड़ेगा कि हमारा पॉपुलेशन, हमें अपना पॉपुलेशन पहचानना होगा जिसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं। जैसे अगर आपको मालूम है कि हमारे सैंपल करने में हमारा जितना फिजिबिलिटी है, हमारे पास जितना रिसोर्सेस है, हम पटना शहर के से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे, देन यू शुड से दैट हमारा पॉपुलेशन जो है पटना शहर के स्टूडेंट्स हैं। दैट इज ऑल्सो गुड स्टडी। हमारे यहाँ ही हम लोग बहुत बड़ा बड़ा रीजन ले लेते हैं, बहुत बड़ा बड़ा पूरा स्टेट को लेके स्टडी कर देते हैं। बट इट इज नॉट ए गुड आइडिया कि नहीं, हम मास्टर डिग्री कर रहे हैं तो एक सिटी का कर देंगे, और पीएचडी डिग्री कर रहे हैं तो हम पूरा स्टेट का कर देंगे। दिस इज टोटली ए मिसकंसेप्शन, टोटली मिसकंसेप्शन है। अगर आप, आपका सैंपल जो है जस्टिफिकेशन ही नहीं, जस्टिफाई ही नहीं कर पा रहा टोटल पॉपुलेशन को, और ये फैलेसी हम हमेशा करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो सैंपल जिस पे हम पहुंच पाएंगे, जहां तक हमारा अप्रोच है, जहां तक हम पहुंच सकते हैं, डेटा ले सकते हैं, वो किस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, और उसी से हमें अपने स्टडी में आगे बढ़ने की जरूरत है। तो डिफाइनिंग द पॉपुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें पता होना चाहिए हमारा पॉपुलेशन क्या है। यू शुड आल्सो नो द टारगेट पॉपुलेशन। उसके बाद हमें वो हो सकता है थ्योरेटिकल पॉपुलेशन हो, लेकिन टारगेट पॉपुलेशन इज मोर रिफाइंड। आप उसमें और रिफाइन करते हैं, जैसे आपने बोला कि सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स, but it can, your target population can be class 9 students of Patna, class 9 के secondary students, so your target population can be more specific, बहुत specific हो सकते हैं, या क्लास गवर्नमेंट स्कूल के क्लास 9 के स्टूडेंट्स, दिस इज योर टारगेट पॉपुलेशन। ऐसे आपका पॉपुलेशन हो सकता है पटना शहर के सारे स्टूडेंट्स, पटना शहर के सारे स्टूडेंट्स आपका पॉपुलेशन है, लेकिन टारगेट पॉपुलेशन कैन बी क्लास 9 स्टूडेंट्स, या क्लास 9 के गवर्नमेंट स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स। सो इट इज मोर स्पेसिफिक, ठीक है, ये और ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता है। और ये हमें जरूरत, एक्चुअली क्या होता है, जब हम लोग रिसर्च करते हैं, रिसर्च में हमारा जो फॉर्मेट है ज्यादातर उसमें पॉपुलेशन का ही टर्म यूज होता है। कोई आपसे नहीं बोलने जाता है कि राइट यूनिवर्सल पॉपुलेशन
राइट टारगेट पॉपुलेशन, राइट एक्सेसिबल पॉपुलेशन, इसलिए हम थोड़ा लिबर्टी ले लेते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं कि हम जनरली जो हमारा जहां तक हम पहुंच पाएंगे उसके हिसाब से हम लिख देते हैं कि पटना शहर के सेकेंडरी के छात्र हैं, लेकिन उसको और रिफाइन करना है, देन यू कैन आल्सो रिफाइन इट। अच्छा यही है कि आपको हमेशा पता होना चाहिए कि हम जिस सैंपल से डेटा ले रहे हैं वो वो किस पॉपुलेशन पे जनरलाइज हो सकता है। यू कैनॉट मिसगाइड द रीडर्स। जो रीडर आपके रिसर्च को पढ़ेंगे वो ऐसे नहीं हो जाए कि आपने सेकेंडरी स्कूल ले लिया और आपके स्टडी में सिर्फ आपने गवर्नमेंट स्कूल पे स्टडी कर दिया है, एंड कोई उसको स्टडी को रिप्लिकेट करने जाएगा उसका स्टडी जो है वो फेलियर हो जाएगा। तो इसलिए हमें समझना है कि यू शुड बी वेरी स्पेसिफिक, आपको बताना पड़ेगा कि आपका पॉपुलेशन जो है वो एग्जैक्टली क्या है, किसको आपने माना है। देन कमिंग टू द सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम भी एक कंसेप्चुअल चीज है जिसे हमें जानना है, बहुत बार एग्जाम में आता है। सैम्पलिंग फ्रेम इज द एंटायर लिस्ट, पूरा लिस्ट अगर आपके पास है, अगर आपके पास पूरा लिस्ट है, लिस्ट से चीजों को, अगर आपके पास पूरा पॉपुलेशन का पूरा लिस्ट है ना, और जनरली हम फिर सोचने लगते हैं कि, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा हमें जानना पड़ेगा कि सैम्पलिंग फ्रेम, जब बहुत बार ऐसा बातें आती है कि सैम्पलिंग फ्रेम हमारा कब अवेलेबल होता है, कहाँ हमारे पास सैम्पलिंग फ्रेम है, तो ऐसी बात नहीं है। सैम्पलिंग फ्रेम्स जैसे मतलब पॉपुलेशन जब एक लिस्ट में, अब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। सपोज आपको सेकेंडरी स्कूल के टीचर पे स्टडी करना है, देन इफ यू से दैट कि हम सैंपल करने के लिए जा रहे हैं सेकेंडरी स्कूल के, हम 200 टीचर्स को सेलेक्ट करेंगे, 200 टीचर को सेलेक्ट करेंगे। आपने क्या किया, आप अपने बगल में कोई स्कूल था या आपके बगल में घर के दो चार घर छोड़ के आप वहां पहुंच गए और आपने वहां पे, आप वहां पे क्या किया, उस टीचर को, उससे आपको पता है कि उस स्कूल में पढ़ाता है, तो आपने उसको बताया कि आई जस्ट फिल दिस फॉर्म। लेकिन क्या वो आपको ये कभी आपने सोचा कि वो एफिलिएटेड स्कूल का टीचर था, या वो टीचर जो है वो कहीं कहीं उसका कोई डेटाबेस है, कहीं उसका रिकॉर्ड है कि वो एक एम्प्लॉय है, उसका एम्प्लॉय आईडी है या कुछ है। जनरली हम लोग ये सब करने नहीं जाते। तो अगर करने नहीं जाते हैं या हम सोचते हैं कि इसकी आवश्यकता नहीं है, सैम्पलिंग फ्रेम उसी के लिए ही बताया जा रहा है कि देखिए अगर आप सही मायने में रिसर्च कर रहे हैं तो सही मायने में आपके पास पूरे, अगर आप जैसे एग्जांपल के लिए आप यूडाइस डेटा जानते हैं, जो कि आपका जो नीपा नीपा जो है वो मेंटेन करती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यूडाइस रिकॉर्ड बनाती है, टोटल ऑल ओवर इंडिया के सारे स्कूल्स का रिकॉर्ड आपको वहां मिलेगा। दैट रिकॉर्ड विल हेल्प यू टू गिव द सैम्पलिंग फ्रेम। आपने बोलेंगे कि नहीं, हमें हम सैंपल सेलेक्ट करने जा रहे हैं, आई नीड द एंटायर लिस्ट ऑफ द स्कूल्स, पूरा लिस्ट एक मेरे पास अवेलेबल हो जाए, तो आप सोचेंगे ये कहाँ से आएगा। यू कैन गो टू द यूडाइस वेबसाइट, यूडाइस वेबसाइट पे जाएं, और ऐसे भी आपको पटना के स्कूल पे कर रहे हैं अगर आप पटना, आप वहां पे जाइए, पटना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए, दे विल गिव यू द लिस्ट ऑफ द स्कूल। आप वहां पे लिस्ट ऑफ स्कूल को ले लीजिए, और वहां से आप अगर आप बोलते हैं कि नहीं मैंने रैंडमली सेलेक्ट कर लिया, दैट इज बेस्ट थिंग। आपने रैंडमली वहां से, वो रैंडम रैंडम सिलेक्शन के लिए आपने जो भी व्हाट यू कैन से जो भी प्रोसेस फॉलो किया, वो हम लोग बाद में देखते हैं, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग किया या लॉटरी मेथड किया, जो भी आपने किया है, रैंडम नंबर जनरेटर से किया, तो आपने जो भी मेथड से किया वो एक अलग बात है, लेकिन आपके पास सैम्पलिंग फ्रेम मौजूद है, आपके पास हो सकता है। उसी तरह से स्कूल में भी जाते हैं तो स्कूल में भी एम्प्लॉय आईडी होता है, उसका लिस्ट होता है, स्टूडेंट्स का भी, स्टूडेंट्स का रोल नंबर होता है, उसका लिस्ट होता है। तो इफ यू हैव गॉट द एंटायर लिस्ट, उसी को हम बोल रहे हैं सैम्पलिंग फ्रेम। पूरे पॉपुलेशन का अगर आपके पास डेटाबेस है और उस डेटाबेस से अगर आप सैंपल निकालते हैं तो वो आपका सैम्पलिंग फ्रेम कहलाता है। और आपका ये जो त्रुटि हो जाती है, ये गलती आप नहीं करते हैं, इंश्योर दैट द सैम्पलिंग फ्रेम इज कॉम्प्रिहेंसिव एंड अप टू डेट टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ एक्सक्लूडिंग रिलेवेंट एलिमेंट्स। तो ये
ये हमारा जो सैम्पलिंग फ्रेम हमारे ये हेल्प करता है कि आपने जिस चीज को भी सैंपल लेके चल रहे हैं, दे आर दी जेन्युइन केसेस। जैसे मैंने बताया कि आपने एक टीचर्स को ले लिया लेकिन उसका कहीं कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, ना उसका कोई रजिस्ट्रेशन है, ना कोई उसका एम्प्लॉई आईडी है, ना कुछ उसका एफिलिएशन उस स्कूल का। लेकिन अगर आपके पास सैम्पलिंग फ्रेम है जहाँ वहाँ कहीं ना कहीं उसका नाम दिख रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपका एक सैंपल की जेन्युइननेस को बताता है। इसलिए सैम्पलिंग फ्रेम जो है वो उसकी जरूरत है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ एग्जांपल दिया गया, इफ योर पॉपुलेशन इज ऑल रजिस्टर्ड वोटर्स इन द स्टेट, द सैम्पलिंग फ्रेम कुड बी द ऑफिशियल वोटर रजिस्ट्रेशन लिस्ट फॉर दैट स्टेट। तो अगर मान लीजिए आपको वोटर्स के ऊपर एक स्टडी करना है कि वोटर्स जो हैं वो क्या सोच के वोट देते हैं, तो सो यू कैन नॉट, एक पर्टिकुलर सिटी में बहुत सारे वोटर्स होंगे, तो आपको अगर ये जानना है कि वो क्या सोच के वोट देते हैं, उनके लिए प्राथमिकता क्या है वोट डालने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप पूरा जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट होगी या आपका जहां से एक्सेस हो पाए, वहां से आप उस लिस्ट को ले लें, वोटर लिस्ट को, और वोटर लिस्ट को लेने के बाद उसमें आपको वहाँ नाम मिल जाएगा, वहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, एंड देन यू यूज वन सैम्पलिंग प्रोसेस। कोई सैम्पलिंग प्रोसेस सबसे अच्छा रहेगा कि आप रैंडम नंबर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का कोई तरीका, या रैंडम नंबर जनरेटर या लॉटरी मेथड से सैंपल्स को सेलेक्ट कर लें, और उसके बाद उसको लेके आप अपना काम को करें और आप अपना रिजल्ट तक पहुंचे, तो आपके स्टडी में ज्यादा वैलिडिटी रहेगी। नाउ डिटरमाइन दी साइज। अब ये बात आती है कि व्हाट शुड बी दी appropriate sample size for your study. This decision should consider factors like the desired level of confidence, margin of error, and the variability in the population. A larger sample size generally provides more accurate estimate but may require more resources. जैसे यहाँ और दिया है, मैं बता रहा हूँ इसको, देख लेता हूँ जिसको एक साथ समराइज कर लूँ। You may need a sample size of at least 200 responses. ओके, तो ये जैसे आपको बता रहा है कि आपका सैंपल का साइज क्या होगा। देयर आर स्टैटिस्टिकल प्रोसेस है जिसमें मैं लास्ट में आऊंगा, लेकिन आपका सैंपल का साइज क्या होगा ये डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। एक फैक्टर ये हो सकता है कि आपका, सपोज योर पॉपुलेशन इज वेरी होमोजीनियस, आपका पॉपुलेशन बहुत होमोजीनियस है। जैसे साइंस के कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपको किसी केमिकल के बारे में जानना है, तो आपका जरूरत नहीं है कि 1 केजी या 10 केजी आप लेके उस केमिकल का उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, बिकॉज यू नो दैट इट इज ए होमोजीनियस नेचर, उसका होमोजीनियस नेचर है। आप 1 मिलीलीटर भी लीजिएगा उसमें वही कंपोनेंट रहेगा, 1 केजी लीजिएगा वो वही रहेगा। तो इसलिए इट इज वेरी इजी दैट यू टेक वन वन पर्टिकुलर मिलीलीटर और माइक्रो मिलीलीटर और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, और उसका जो भी चीजें आएंगी वो पूरे उस केमिकल पे जनरलाइज किया जा सकता है। उसी तरह से अगर आपका होमोजीनियस सैंपल है, सैंपल में अगर आपका गर्ल्स के ऊपर स्टडीज है, ओनली दी गर्ल्स, तो आप अगर, और उसमें और ज्यादा स्पेसिफिकनेस है कि गर्ल्स फ्रॉम बिहार या गर्ल्स फ्रॉम यूपी, तो आपके पास अगर आपको मालूम है कि और किस चीज के ऊपर, किस चीज के ऊपर आपका वो स्टडी है, उसके ऊपर आप अगर अगर आप बात करेंगे कि वैल्यू सिस्टम के बारे में है, बिलीफ सिस्टम के बारे में, अचीवमेंट के बारे में है, तो आपको ये देखना होगा कि आप जो भी सैंपल ले रहे हैं उसमें वेरिएबिलिटी कितनी है। जैसे अगर मैं बोल दूं कि गर्ल्स बिलीफ सिस्टम या गर्ल्स थिंकिंग अबाउट उनकी मैथमेटिक्स स्ट्रेस कैसा है, मैथमेटिक्स के प्रति, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के प्रति उनके अंदर स्ट्रेस लेवल क्या है। सपोज आपने, आपका स्टडी जो है वो पटना के लिए है ना, पटना के गर्ल्स क्या स्ट्रेस लेवल क्या है, इट इज क्वाइट के लिए हो सकता है, हाँ, एक छोटा रीजन है, सो यू टेक सम फ्यू नंबर ऑफ गर्ल्स एंड यू कैन डू योर स्टडी। लेकिन अगर कोई बोल देता है कि पूरा बिहार के लिए देखिए, तो आपको पता है कि आपका बिहार में अगर स्कूल्स का बात करेंगे, तो नेचर ऑफ रिसोर्सेज, जिस तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल है, जिस तरह के सुविधाएं अवेलेबल है, जिस तरह का एनवायरनमेंट अवेलेबल है, ये क्या अलग अलग है। बिहार के किसी रिमोट एरिया में चले जाइए, आप बेतिया साइड में चले जाइए, आप व्हाट यू कैन से किशनगंज साइड में चले जाइए,
और आप अगर इधर आ जाते हैं, पटना आ जाते हैं, आप गया आ जाते हैं, तो देयर इज वास्ट डिफरेंस। जैसे ही आपका ये डिफरेंस दिखता है, यू शुड बी थिंकिंग कि नहीं है हमारे पास जो सैंपल, जो पॉपुलेशन है, उसमें बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी है, इसलिए हमें सैंपल का साइज बड़ा रखना पड़ेगा। छोटा सैंपल का साइज लेने से काम नहीं चलेगा। तो अगर वेरिएबिलिटी ज्यादा है, ज्यादा वेरिएंस है, तो आपको सैंपल साइज बड़ा रखना ही पड़ेगा। नाउ अगेन द क्वेश्चन इज, मैंने बहुत बार ऐसा स्टडी देखा है, ये एक अच्छा एक नोविस आइडिया है कि आपका सैंपल जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना अच्छा है, क्योंकि वो पॉपुलेशन के करीब हो जाएगा, उसमें तो फिर दिक्कत ही नहीं है। लेकिन एक इंटेलिजेंट रिसर्चर, मैंने आपको बताया 100 लोग से भी डेटा कलेक्ट करने में आपको कितना दिक्कत हो जाता है। सो इफ यू थिंक दैट कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन 1 लाख है, तो हम आपका 50,000 हम ले लेते हैं सैंपल, अच्छा रहेगा, इट इज ए वेरी बिग नंबर। लेकिन आप सोच लीजिए कि 50,000 से डेटा कलेक्ट करने में आपका क्या हालत होगा। बट इट इज नॉट एन इंटेलिजेंट आइडिया, ये कोई इंटेलिजेंट आइडिया नहीं है। तो अगर आप स्टैटिस्टिक्स से बात करें, स्टैटिस्टिक्स टेबल पे देखें, ये टेबल तो मैंने यहाँ डाला नहीं है, लेकिन आई थिंक आपका 30 एबव कोई, हम लोग एक लार्ज सैंपल लेते हैं, आजकल एक नया उसमें 3 पार्टीशन आ गया है, 30 से नीचे वाला स्मॉल पॉपुलेशन, 30 to 100 जो है वो एवरेज साइज ऑफ पॉपुलेशन, और 100 एबव जो है वो लार्ज सैंपल कहलाता है। लेकिन एक लार्ज सैंपल का बात अगर कर लें, आप टी टेबल भी देख लीजिएगा, तो जैसा मुझे याद आ रहा है, एम नॉट नेम नॉट बी टोटली परफेक्ट, लेकिन आपके पास अगर 300 टू 400, बहुत बड़ा स्टडी आप कर रहे हैं, पूरा बिहार के लिए भी स्टडी कर रहे हैं, 300 to 400 सैंपल इज ए वेरी गुड साइज, बहुत अच्छा साइज है, उस साइज पे आप कर सकते हैं टोटल बिहार के लिए, अगर पूरा स्टेट पे भी कर रहे हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि लोग नहीं 2,000 ले लेते हैं, 1,000 ले लेते हैं, अच्छा हो जाएगा। इट इज नॉट रिक्वायर्ड, स्टैटिस्टिकली आपका जो रिजल्ट 1,000 के लिए आएगा वही रिजल्ट 300 के भी लिए आएगा, सेम ही आएगा। तो इसलिए आपको ये जानने की जरूरत है कि आपका जो सैंपल का साइज जो है, वो आपके आपके स्टडी के नेचर पे डिपेंड करता है, आपके ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है, और उसके हिसाब से आपको सोचना है। अगर होमोजीनियस है तो हमें बहुत एक छोटा साइज से भी काम चल जाएगा, लेकिन हेट्रोजिनिटी है तो हमें सिर्फ सोचना होगा। नाउ कमिंग टू दी सैंपल, डिफरेंट सैम्पलिंग मेथड्स। तो आपको मैं बता दूं, 2 मेथड हैं सैम्पलिंग के। एक सैम्पलिंग मेथड है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, the other one is non probability sampling। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जैसा आप यहाँ देख भी सकते हैं, यहाँ पे हर एक हर एक यूनिट का, उस पॉपुलेशन के हर एक यूनिट का चांसेस हो सेलेक्ट हो जाने, इक्वल चांसेस हो, है ना। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बता रहा हूँ, जैसे मैंने बोला आपको कि आपके पास लिस्ट अवेलेबल है, 240 स्टूडेंट्स का लिस्ट मिल गया, है ना, एक पर्टिकुलर क्लास का 240 स्टूडेंट का लिस्ट मिल गया। और अगर आप लॉटरी करते हैं, लॉटरी करके आप उसमें से 50 स्टूडेंट निकालते हैं, तो हर एक स्टूडेंट का, उस 240 स्टूडेंट में से हर एक स्टूडेंट का उस लॉटरी के समय हमेशा चांस रहता है कि मेरा नंबर आ जाए, मेरा नंबर आ सकता है, मेरा नंबर आ सकता है। सो देयर इज इक्वल चांसेस फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट कि हमारा नंबर भी आ जाएगा, सबका चांसेस रहता है। ऐसा नहीं कि स्टार्ट होने से पहले ही हम एक डिसीजन ले लें कि नहीं, जो बच्चे जो 70% से ऊपर मार्क रखे हैं उन्हीं को हम सैंपल में लेके जाएंगे, दैट इज द केस ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। लेकिन इसकी भी जरूरत है, जरूरत उसकी भी पड़ती है, कब हमें प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का जरूरत है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का जरूरत है। सैंपलिंग दोनों केसेस में ऐसा नहीं है कि ये अच्छा है वो खराब है। बात ये है कि जिस समय जिस सैंपलिंग का जरूरत हो, जिस तरह के सैंपलिंग का करने की जरूरत है, प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत है, हमारे स्टडी के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हमें वो ही करना चाहिए। जहाँ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का चांसेस हो जरूरी है, वहाँ अवश्य ही प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग गलत तो तब होता है जब हमें प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग करने का जरूरत हो और हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कर लेते हैं, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का जरूरत हो और हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कर लेते हैं। इसका मैं एग्जांपल सब दे सकता हूँ। लेट अस सी दी थ्योरी फर्स्ट, मैं थोड़ा थ्योरी देख लूँ। In this method, each element in the population has a known non-zero probability
ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, सबका चांसेस होता है सिलेक्शन का। कॉमन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड इंक्लूड, और इसमें जो सैम्पलिंग मेथड सब इंक्लूड है उसका नाम सब है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के डिफरेंट टाइप्स है, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ये सारे मल्टी स्टेज सैम्पलिंग भी है इसमें। देन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड एलिमेंट्स आर सिलेक्टेड विदाउट ए नोन प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन। इसमें ऐसा नहीं है कि सबको मालूम है कि भाई हमारा सिलेक्शन हो ही जाए, तो यहाँ हम कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ सिलेक्शन में कुछ ना कुछ बायसनेस रखते हैं, कुछ ना कुछ कंडीशंस रखते हैं, इसलिए इसे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहती है। गैर संभावित प्रतिचयन विधि। तो आप देख लीजिए, इसमें जो है कन्वीनियंस सैम्पलिंग है, जजमेंटल सैम्पलिंग है, कोटा सैम्पलिंग है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज ऑफन यूज व्हेन इट इज डिफिकल्ट टू, बहुत बार डिफिकल्ट होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करना, उस समय यूज करते हैं। कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव्स, हमारे रिसर्च के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके कारण भी ऐसा करना पड़ता है, तो इसलिए हमें ये देखना है कि किस समय किस तरह का सैम्पलिंग हमें यूज करना है। नाउ कमिंग टू दी डिफरेंट मेथड्स। उसके बाद हम सैंपल सेलेक्ट करेंगे। आई विल कम टू सारे सैंपल मेथड को मैं थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगा। तो हमने क्या किया, अपने पॉपुलेशन को डिफाइन किया, फिर सैम्पलिंग फ्रेम को जाना, सैम्पलिंग साइज डिसाइड किया, सैम्पलिंग साइज डिसाइड करने के बाद सैम्पलिंग मेथड डिसाइड किया, फिर सैंपल सेलेक्ट किया, डेटा कलेक्ट किया, डेटा कलेक्ट करने के बाद डेटा एनालिसिस किया। मैं आपको बता रहा था हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करके हम अपने कंक्लूजन तक पहुंचते हैं और उसको फिर रिपोर्ट करते हैं, है ना, इम्प्लीकेशन। और उसके साथ साथ जब भी आप सैंपल से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि आपका पास टाइम कितना है, आपने जो सैंपल है उनसे अपना उनका कंसेंट लिया है कि नहीं कि आपसे हमको डेटा कलेक्ट करना है ना। और क्या लोग जो डेटा आप कलेक्ट करने जा रहे हैं, क्या लोग शेयर करने के लिए इच्छुक हैं, या वो किसी दबाव में आके जो डेटा सेलेक्ट आपको जवाब नहीं दे रहे हैं। तो ये सब चीज सोचना है जब आप सैंपल से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ये सब चीजें हमें सोचने की जरूरत है। सैंपल और सैम्पलिंग के क्या इम्पोर्टेंस है। एक तो है कि हम सैंपल जब करते हैं तो हमें एक रिप्रेजेंटेटिवनेस मिल जाता है, जो कि आपके पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, और वो कहीं ना कहीं हमारे रिसर्च में विजिबिलिटी लाता है, कम समय में अपना काम कर सकते हैं। कॉस्ट एंड टाइम एफिशिएंसी है, आपका समय बचता है, पैसा बचता है, क्योंकि अगर पूरा पॉपुलेशन से आप करेंगे तो ये हो सकता है। रिड्यूसिंग बायस, अगर हमने रैंडम सैम्पलिंग मेथड यूज किया है ना, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइम, तो बायसनेस की भी बात नहीं रहती। अगर कोई बोलेगा कि नहीं आपने सैंपल में ना अच्छे अच्छे लोगों से बात पूछ लिया कि हाँ जो साइंस में अच्छे थे उसी से पूछ रहे हैं साइंस कैसे लगता है आपको पढ़ने में, या साइंस का टीचर कैसा है। तो अगर हमने रैंडम मेथड से सैम्पलिंग किया, हमने एक लॉटरी कर लिया, लॉटरी से जो जो नाम निकल के आया उन्हीं से मैं पूछ रहा हूँ कि भाई साइंस आपको, साइंस टीचर आपको कैसा लगता है, साइंस की टीचिंग कैसी लगती है, तो बायसनेस भी नहीं रहता है। सैम्पलिंग जो है बायसनेस को भी रिड्यूस करती है, जनरलाइबिलिटी को भी बढ़ाती है, जनरलाइज हम लोग कर पाएंगे अगर सैंपल आपका एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन करता है पॉपुलेशन का, तो हम उसको जनरलाइज भी कर सकते हैं। तो ये भी प्रैक्टिकलिटी भी है, सैंपल पे काम करना आसान है क्योंकि पूरा पॉपुलेशन पे आप कभी भी काम नहीं कर सकते हैं, कंप्लीट ही नहीं होगा। इथिकल कंसिडरेशन, जैसे मैंने बताया कि आप जब भी सैंपल करें तो आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर आपने ह्यूमन से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं या एनिमल से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो आपको ये सोचना है, आपको ये सोचना है कि वो जोर जबरदस्ती तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, किसी दबाव में आके तो काम नहीं कर रहे हैं, या किसी पूर्वाग्रह से पहले से तो उनके दिमाग में नहीं चल रहा है। तो ये सब भी सोचना है, और उसके बाद ही आपको सैंपल से डेटा को कलेक्ट करना है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस तो आपको यूज करना ही है, जिससे कि आप
सही मायने में कंक्लूजन निकाल सकें सैंपल से। रिसोर्स एलोकेशन में भी आसानी होती है। अगर आपके पास सैंपल है तो आपके पास जितने रिसोर्सेस है उसको आप ऑप्टिमम वे में यूज कर पाए। आप अपने पास जितने भी एनर्जी है, आपके पास जितने भी ह्यूमन रिसोर्स हैं जिससे आप डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं, वो सारे चीजों को आप अच्छे से यूज कर पाएंगे। हाई क्वालिटी डेटा है ना। हमने पूरा पॉपुलेशन पे डेटा कलेक्ट करने चले गए, कहीं से वो बिना पढ़े लिखे उसका जवाब लिख दे रहा है, कहीं पे उसके जगह कोई और लिख दे रहा है, कोई समझ नहीं रहा है, क्योंकि आपने पूरा पॉपुलेशन पे किया, आपके पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं था, डेटा में आप कलेक्ट करने के लिए आप खुद अवेलेबल नहीं थे। तो अगर सैंपल से करते हैं तो आपके पास रिसोर्सेस होती है जिससे कि आप सही मायने में अच्छी डाटा को लेके आ सकते। मैनेज करना आसान होता है, इसलिए हमें सैम्पलिंग करना है और सैंपल से हमारा रिसर्च जो है वो अच्छा तरह से हम कर सकते हैं। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के कुछ डिफरेंट टाइप्स को देखते हैं। ठीक है, तो जो पहला टाइप है जिसको कि हम लोग देखते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में हर सैंपल के हर एंटिटी का एक नोन प्रोबेबिलिटी रहता है सिलेक्शन होने का, इसको हमेशा चांस होता है। जैसे अगर आप, जैसे मैं बोलूं लॉटरी करने जा रहा हूँ, लॉटरी करने अगर हम जाते हैं, लॉटरी करने के पहले हर एक एंटिटी का 100% चांस होता है कि दैट दे विल बी पार्ट ऑफ द सैंपल, है ना। 50 लोगों को चुनना है, अगर 1000 लोगों का नाम आपके पास है, तो सबका पास 100% चांस होता है। हाँ, एक एक बार जब आप सिलेक्शन करते जाते हैं तो चांसेस थोड़ा कमते जाता है, लेकिन उसके बाद भी सबके पास सेकंड में भी चांस होता है, थर्ड में भी चांस होता है, जब तक कि सैंपल का पूरा नंबर कंप्लीट ना हो जाए। सब पॉपुलेशन के हर एंटिटी के पास एक नोन लेवल का प्रोबेबिलिटी होता है सेलेक्ट होने का। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है, जैसे कि मैं आपको बताया था, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हो सकता है कि आप लॉटरी कर दें। सिंपल रैंडम नंबरिंग हो सकता है, नंबर रैंडम नंबर जनरेटर्स, रैंडम नंबर का टेबल भी मिलता है ना। अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो रैंडम नंबर टेबल मिलता है। बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स के बुक में रैंडम नंबर टेबल मिलता है, वहाँ पे नंबर्स लिखा रहेगा, जैसे 5 लिखा हुआ है, उसके बाद 18 लिखा हुआ है। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट नंबर का पैटर्न होता है जो कि रैंडम नंबर, उस नंबर को देख के आप सैंपल को वहां से, आपके पास सैंपलिंग फ्रेम है, उस नंबर के साथ मैच कराइए और आप उससे सैंपल को सेलेक्ट करिए। तो ये क्या होता है, एक अनबायस्ड होता है। अब ये सोचना है कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग, हम बहुत बार हम बच्चे लिख देते हैं हमने रैंडम सैंपलिंग किया और उसमें रैंडमनेस कहीं दिख ही नहीं रहा है ना। ये सोचना है कि आप, आपने ये जो मैं बोला कि आपने क्या लॉटरी किया, आपने क्या एक नंबर रैंडम नंबर जनरेटर यूज किया, या आपने कोई रैंडम नंबर टेबल यूज किया। अगर आपने ये सब किया है तभी आपने सिंपल रैंडम सैंपलिंग किया है, अदरवाइज नहीं किए हैं आप, है ना। कोई बोल रहा है कि नहीं हम गए और मैंने तो ऐसे ही जाके किसी से, मैं बायसनेस नहीं था जो हमको मिल, ये ये रैंडम नंबर सैंपलिंग नहीं है, वो तो एक्सीडेंटल सैंपलिंग हो गया, कन्वीनियंस सैंपलिंग हो गया, जो कि हम लोग नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का टाइप। तो अगर आप ये सब मेथड यूज करते हैं, जैसे मैंने बताया लॉटरी मेथड यूज करते हैं या नंबर नंबर रैंडम नंबर जनरेटर यूज करते हैं, तो आपका सिंपल एंड देन स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। बहुत बार क्या होता है कि आपके सैंपल में डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ दिया गया है कि अगर आप देखना चाहते हैं कि बच्चों का साइंस के प्रति क्या इंटरेस्ट है, तो यू कैन नॉट बी सेइंग दैट कि नहीं हम रैंडमली सेलेक्ट करेंगे। रैंडमली सेलेक्ट करने से हो सकता है आपके पास सिर्फ बॉयज आ जाए, ऐसा हो सकता है ना। रैंडमली सेलेक्ट करने के बाद भी आपके पास सिर्फ बॉयज आ जाए, बट यू नो दैट the entire group of students they have got girls also, गर्ल्स भी हैं, तो आपको क्या करना होगा, स्टार्टअप बनाना होगा। बॉयज से हम लेंगे 50, गर्ल्स से लेंगे 50। तो ये स्टार्टा जब आप बना के फिर उसमें लॉटरी कर दी, तो वो फिर क्या हो गया, आपका स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग हो गया। डिफरेंट एज के लिए आपने 15 साल से नीचे वाले ग्रुप में से 50 लेंगे, 15 साल से ऊपर वाले ग्रुप में हम 50, क्योंकि रैंडमली सिलेक्ट करने से हो सकता है कि एक पर्टिकुलर एज का ही बच्चा आ जाए आपके पास, और फिर आपका सैंपल जो है वो टारगेट पॉपुलेशन के चीजों को जनरलाइज, उस पे जनरलाइज नहीं हो पाए या उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाए आपका सैंपल। तो ऐसा नहीं है कि आप लॉटरी कर दें और आपके पास जो आपका सही रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए पॉपुलेशन का वो आ जाएगा। इसलिए स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग जरूरत पड़ता है।
स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस दिए गए हैं। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग जैसे है, इसमें क्या करते हैं हम लोग कि एक पर्टिकुलर जो भी जितने भी, जैसे आपके पास सपोज अगर मैं बता दूं, सपोज आपके पास 1000 आपके पास पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन आपका 1000, और आपको उसमें से 100 लोगों को सेलेक्ट करना है ना, 100 सैंपल लेके आना है, सैंपल जो है वो 100 है, और ये आपका पॉपुलेशन जो है वो 1000। तो ये सिस्टमेटिक सैम्पलिंग कैसे काम करता है उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सपोज यू डिवाइड दिस 1000 बाई 100 ना, 100 से डिवाइड कर दी, तो ये क्या आ गया, 10 आया। 10 जो आया ना, ये 10 क्या करेंगे, ये हमारा एक स्केल हो गया, जिसके थ्रू आपके पास क्या है, स्टेटा, आपके पास सैम्पलिंग फ्रेम है, जिसमें कि आपका 1 से लेके 1000 तक के स्टूडेंट्स का नाम वहां पे दिख रहा है ना, 1 से लेके 1000 तक के स्टूडेंट्स का नाम वहां पे लिखा गया है, 1 से लेके पूरा 1000 तक। अब क्या करेंगे आप, पहले स्टूडेंट को लिए, फिर 10वां 11वां स्टूडेंट को लिए, फिर 21 नंबर का स्टूडेंट को लिए, 10-10 का इंटरवल पे लिए, ये सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होगा। लेकिन आप सोच लीजिए, अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो क्या ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है? मैंने बोला कि मैंने 10-10 के इंटरवल पे मैं लूंगा, 1 से लेके हजार हजार तक हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। हाँ, मेरे पास 100 लोग मिल जाएंगे, हम फर्स्ट स्टूडेंट को लेंगे, फिर 10 छोड़ के 11 नंबर का स्टूडेंट को लेंगे, फिर 10 छोड़ के, इस तरह से हम नंबर को लेंगे और लास्ट तक जाते जाते हमारे पास 100 हो जाए। लेकिन क्या ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है? नहीं है, क्योंकि हमेशा आप देख रहे हैं कि 1 वाले को पता है कि मेरा सिलेक्शन होगा, उसके बाद 11 का होगा, उस तरह से आपका। तो हम क्या करते हैं इसमें सिस्टमैटिक में, ऐसे डिवीजन तो कर देते हैं, और फर्स्ट नंबर जिसका सिलेक्शन होगा उसको हम लॉटरी से उठा लें, है ना। हम क्या किए, 1 से 1000 का एक किट बना दिए, या रैंडम नंबर जनरेटर को यूज किए, और एक नंबर निकल के आ गया, सपोज 950, 950 निकल के आ गया, तो 950 से हम स्टार्ट करेंगे। 950 फर्स्ट स्टूडेंट को सिलेक्ट किए, फिर 10 को छोड़ के उसके बाद वाला एक को लिए, फिर 10 को छोड़ के उसके बाद वाला एक को लिए। इससे क्या है कि हर एक इंडिविजुअल ऑफ दैट एंटायर 1000 स्टूडेंट्स, सबको इक्वल चांसेस होगा सिलेक्शन होने का। इसमें यहाँ पे रैंडमनेस वहीं से आता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के फैक्टर्स वहीं से क्लियर अटेंड किए जाते हैं, जब हम पहला पहला जो नंबर है उसको हम रैंडमली जनरेट करते हैं, है ना। जैसे यहाँ दिया है, रिसर्च सेलेक्ट एवरी nth इंडिविजुअल फ्रॉम a लिस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑफन रैंडमली चूजन। फर्स्ट पॉइंट जो है उसको रैंडमली चूज करते हैं, जो मैं बोल रहा था, फर्स्ट पॉइंट को रैंडमली चूज करते हैं, और इसी को जब रैंडमली चूज कर रहे हैं, यहीं पे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है वो आ जाता है। ऐसा नहीं कि हमेशा 1 से स्टार्ट करेंगे, पहला नंबर जो है वो लॉटरी से उठाएंगे, सपोज 999 निकल के आ गया, 999 विल बी द फर्स्ट सैंपल। इसके बाद 10 10 10 10 करके करिए आप, सब रिप्रेजेंटेशन आएगा, और रिप्रेजेंटेशन होने के बाद आपके पास एक सारे ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन भी आ जाएगा। तो ये हमें सोचने की जरूरत है कि सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इस तरह से काम करता है। इसके बाद क्लस्टर सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग ये ज्यादातर ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से करते हैं। जब आपके पास एक पर्टिकुलर रीजन, सपोज आपका पूरा पटना डिस्ट्रिक्ट में आपको स्टडी करना है, पूरा पटना डिस्ट्रिक्ट से आपको अगर डेटा लेना है, पटना डिस्ट्रिक्ट को अगर हम हर एक जगह जाके डेटा नहीं ले सकते हैं, तो हम उसको 4 जोन में डिवाइड कर दें, 4 ब्लॉक में डिवाइड कर दें, और उसमें जाके फिर स्कूल्स को रैंडमली सेलेक्ट कर लें, और उसमें से फिर स्टूडेंट्स को ले लें। या पूरा बिहार में स्टडी करना है, बिहार को हम 5 जोन में डिवाइड कर दें, ईस्टर्न जोन, वेस्टर्न जोन, सेंट्रल जोन, ऐसे करके 5 जोन में डिवाइड कर दें, और वहां से हम फिर जाके
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को स्कूल जाएं और स्कूल से जाके फिर रैंडमली बच्चों को सिलेक्ट करें। क्लस्टर सैम्पलिंग इसको ही बताता है, प्रैक्टिकल और लार्ज जोग्राफिकल डिस्पर्स पॉपुलेशन। पूरा इंडिया पे आपको स्टडी करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ नॉर्थ साउथ। आप एक एक इंच को कवर नहीं कर सकते, फिर वो प्रैक्टिकलिटी नहीं रहेगा। आप उसको 4 जोन में डिवाइड कर दीजिए, हर जोन से कुछ रिप्रेजेंटेशन लेके आए, तो इस तरह से। देन मल्टी स्टेज सैंपलिंग, जैसा कि नाम से ही दिख रहा है, मल्टी स्टेज सैंपलिंग में ये जो ऊपर के जितने भी सैंपलिंग दिख रहे हैं, ये सैंपलिंग के तरीकों को एक दो या से ज्यादा को यूज करते हैं। जैसे मैंने बताया, जैसे क्लस्टर सैंपलिंग ही बता रहे हैं, पहले आपने बिहार को 4 जोन में डिवाइड कर, 4 जोन में डिवाइड करने के बाद आप 4 जोन में उसको डिवाइड करते हैं, तो 4 जोन में डिवाइड कर देते हैं। और इसके सो हमारा जो पर्टिकुलर मल्टी स्टेज सैंपलिंग में बता रहा था, मल्टी स्टेज सैंपलिंग जो है वो अ, दो से ज्यादा सैंपलिंग के स्ट्रेटजी को साथ में यूज करके हम करते हैं। जैसे हमने बिहार को अगर हम 2 जोन में डिवाइड कर दें, 4 जोन में डिवाइड कर दें, तो वो क्लस्टर सैंपलिंग का पार्ट हो गया। देन यू कैन गो एंड रैंडमली सेलेक्ट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट। रैंडमली आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया है ना, और रैंडमली डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद फिर वहां से डेटा ले लिया, तो इसमें क्लस्टर सैंपलिंग और रैंडम रैंडम सिंपल रैंडम सैंपलिंग दोनों साथ में। तो उसी तरह से आप ऐसा कर सकते हैं कि आप पहले आपने क्लस्टर सैंपलिंग किया, क्लस्टर सैंपलिंग करने के बाद आप हो सकता है कि आप कोई नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यूज कर लें। नॉन प्रोबेबिलिटी हम लोग आगे देखेंगे। तो आप वहां जाके आपने इसको व्हाट यू कैन से पर्पजी सैंपलिंग करके कुछ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया। डिस्ट्रिक्ट में जाने के बाद स्टार्टा कर दिया, ठीक है, कि हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट स्कूल से तो कुछ लेंगे, कुछ प्राइवेट स्कूल लेंगे, गवर्नमेंट स्कूल चलेंगे, प्राइवेट स्कूल चलेंगे, वहां पे जाकर रैंडमली बच्चों को सिलेक्ट करें। तो मल्टी स्टेज सैंपलिंग में डिफरेंट टाइप के सैंपलिंग प्रोसेस को हम साथ में मिला के यूज करते हैं। This is the last part of proportional sampling. In the next class, we will be learning about non-probability sampling, because this presentation has become very long, बहुत लंबा हो गया। तो प्रोपोर्शनल सैम्पलिंग जो है, जैसा कि आपको दिख रहा है, प्रोपोर्शनल सैम्पलिंग जो है ये इस तरह से बात कहता है कि आपको जब भी कोई डेटा लेना है, यू शुड बी केयरफुल अबाउट द प्रोपोर्शन। फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे बताऊं कि अगर आप इंडिया के बिलीफ सिस्टम पे काम करना है, इंडियन के वैल्यू सिस्टम पे या रिलीजियस बिलीफ सिस्टम पे काम करना है, या उनके वैल्यू सिस्टम पे काम करना है, तो आपने क्या किया, आप रैंडमली डेटा जनरेट नहीं कर सकते। आपको क्या करना होगा, आप क्या करेंगे कि आप डिफरेंट रिलीजन जो हैं, डिफरेंट रिलीजन कम्युनिटी जो है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, ये सिक्स, ये सारे लोगों से रिप्रेजेंटेशन लेना होगा, तो ही आपका सैंपल जो आपका ऑब्जेक्टिव है कि आप वैल्यू सिस्टम पे काम कर रहे हैं वो फुलफिल होगा। आप उसको उसमें भी जब आप रैंडमली लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं, आप जब रैंडमली लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं, कैनॉट से कि इक्वल प्रोपोर्शन 10% अगर उसमें मुस्लिम है तो 10% क्रिश्चियन है, 10% हिंदू है, 10% सिख है। इससे क्या है, आपका इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं आएगा, क्योंकि वी नो दैट प्रोपोर्शन ऑफ हिंदूज आर क्वाइट हाई इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया। इंडिया भारत में हिंदू का पॉपुलेशन ज्यादा है, तो आपको उसी प्रोपोर्शन में आपको वहां सैंपल में नंबर रखना होगा, है ना। तो ये हमें सोचना है कि हमारा जो सैंपल है वो उसमें जो प्रोपोर्शन जितना नंबर हम लेके आ रहे हैं वो क्या रिप्रेजेंटेशन दे रहा है कि नहीं। तो दिस इज समथिंग अबाउट, आज के क्लास में आपने देखा होगा कि ये आपका पॉपुलेशन के बारे में बताया गया, सैंपल के बारे में बताया गया, और सैंपल का क्या जरूरत है, सैंपलिंग टेक्निक क्या है, सैंपलिंग टेक्निक के स्टेप्स क्या हैं, और प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के कुछ टाइप्स बताए गए। पहले मैंने सोचा था कि इसमें सारा चीज कवर हो जाएगा, लेकिन आज के लिए दिस मच इज इनफ आई थिंक। इन द नेक्स्ट क्लास
वी विल कंटिन्यू, इसको कंटिन्यू करेंगे। आप लोग को एक समरी कर दें हम, आपको पॉपुलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल पॉपुलेशन क्या है, टारगेट पॉपुलेशन क्या है, एंड देन एक्सेसिबल पॉपुलेशन क्या है। देन वी केम फॉर सैंपल, सैंपल और सैम्पलिंग क्या है उसके बारे में बताया गया, और सैम्पलिंग का क्या आवश्यक है, क्या उसका जरूरत है वो आप लोगों ने जाना, और उसके साथ साथ सैंपल के कितने टाइप्स हैं, सैंपल सैम्पलिंग के क्या स्टेप्स हैं, सैंपल तक पहुंचने के क्या स्टेप्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम डिफाइनिंग द पॉपुलेशन, then the knowing the target population, then sample size, then sampling method, और उसके बाद सैंपल के डिफरेंट मेथड्स के बारे में प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के कुछ टाइप्स को देखा। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल ट्राई टू लर्न, दूसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, एंड वी विल गो अप टू नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और सैम्पलिंग में और किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए उसको हम लोग जानेंगे। आशा है आप लोगों ने कुछ सीखा होगा, कुछ जाना होगा, और आपके लिए ये काम आएगा।